हेलो। सभी को नमस्कार। मैं के शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं के क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। पिछली क्लास में आपने देखा कि हमने केंद्र की शुरुआत की थी और केंद्र में हमने दो केंद्र पढ़ा दिए थे। दो केंद्र पढ़ा दिए थे। पहला पहला हमने पढ़ा दिया था क्या, केंद्रक। क्या पढ़ा दिया था? केंद्रक। केंद्रक के बारे में क्या पढ़ाया था मैंने, बताओ। एक त्रिभुज है, केंद्र से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है। शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा माध्यिका कहलाती है, और इस माध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते थे? केंद्रक। ये 2:1 में काटती थी। ये तो केंद्रक के बारे में बताया था। फिर मैंने पढ़ाया था क्या, अंतः केंद्र। अंतः केंद्र की लंबी चौड़ी कहानियां मैंने बताई, वो इसलिए कि आपका बेस मजबूत हो कल की क्लास में। और यहाँ पर मैंने अंतः केंद्र का मतलब मैंने ये बताया था कि कोण का अर्धक का मतलब ही अंतः केंद्र होता है। दो कोण कोई से भी कोण का अर्धक जहां पे मिलते हैं, तीसरे का भी भले ही यहीं मिलेगा, तो कोणों के अर्धक जहां पे मिलते हैं वो अंतः केंद्र कहलाता है। आ रही है बात समझ में? फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये अगर 70 डिग्री है, तो कोण अर्धकों का कटान बिंदु ही अंतः केंद्र। यानी कि मैं बता दूं आपको कि आपको सिर्फ कीवर्ड ये याद रखना है क्या, कि अंतः केंद्र का मतलब शब्द कोण अर्धक। यानी कि कहीं भी अंतः केंद्र दिख जाए तो ये याद आना चाहिए, जहां कोण अर्धक दे दे तो अंतः केंद्र याद आना चाहिए। दोनों रटे हुए होने चाहिए ये दोनों शब्द, कि कोण अर्धक तो अंतः केंद्र। अंतः केंद्र मतलब कोण अर्धक, एक ही बात है। 50 का आधा 25-25, 25 इधर 25 इधर, 70 का आधा 35-35 और 60 का आधा 30-30। समझ रहे हैं बात को? और ये क्या होगा बताओ? 50 का आधा 25 यानी कि 90+25, और ये 90+30, ये 90+35। ध्यान रहे कहीं आप डायरेक्ट आज की क्लास लें, कल की क्लास लेना ना भूलें, ठीक है ना? पहली क्लास पढ़े, फिर दूसरी पढ़े, फिर तीसरी पढ़े, डायरेक्ट छलांग ना लगाएं। आज की क्लास में हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे। क्या हेडिंग डालेंगे? अंतः केंद्र हमने पढ़ा दिया, चलो हम परिकेंद्र ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? परिकेंद्र। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझिए भी क्या है मामला। परिकेंद्र किसे कहते हैं? वही चीज प्रश्न दे दे कि ये त्रिभुज की रचना करो, और इस रचना त्रिभुज की रचना कर दी, और त्रिभुज की रचना करने के बाद जैसे कि मैंने पिछला बताया था, अंतः केंद्र में तो भुजाओं को अंदर टच मी करता हुआ वृत्त बनता था। नाम परिकेंद्र से देखो, दो शब्दों से मिला। परि के मतलब होता है चारों तरफ, यानी कि एक ऐसा वृत्त जो इसके केंद्रों को टच करता हुआ गुजरे, ऐसे। समझ रहे हैं? यानी कि ये परिवृत्त है। अगर इससे ज्यादा बड़ा बना दिया ऐसे, तो ये परिवृत्त नहीं है। शीर्षों को टच करता हुआ अगर कोई व्रत निकलता है ऐसे, शीर्षों को टच करता हुआ, वो कहलाता है परिव्रत। अंत केंद्र अंतव्रत तो समझ में आ गया होगा, अंदर ही अंदर व्रत था। और परिव्रत, परिव्रत में क्या है मामला? ये लो, परिव्रत में क्या है कि किसी त्रिभुज के चारों तरफ, किसी त्रिभुज के चारों तरफ अगर कोई व्रत है, शीर्षों को टच करता हुआ, वो परिव्रत है। तो अंतव्रत में तो क्या था? भुजाओं को अंदर से टच करता हुआ व्रत था। परिव्रत में क्या है? शीर्षों को टच करता हुआ व्रत है। अब अंदर जो व्रत था उसका केंद्र तो अंतव्रत कहलाता था, छोटे वाले का। तो बड़े वाले का यानी कि बाहर जो व्रत है, इस व्रत का केंद्र जो होगा वो परिव्रत होगा, परिव्रत का केंद्र होगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई, बताओ? परिकेंद्र किसे कहते हैं? समझ में आ गया?
कहने का मतलब, अब सुनो मेरी बात। अब बात ये है, चलो ये तो मैंने आपको समझा दिया, लेकिन अगर मैंने ये प्रश्न ये कहा कि 6 सेमी, 7 सेमी और 8 सेमी भुजा का क्या बनाओ, पहले तो त्रिभुज बनाओ। तो त्रिभुज बनाना मैंने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। सबसे बड़ी भुजा 8 ऐसे खींच देंगे पुट्टे से, फिर 6 सेमी का चाप लेके ऐसे काट देंगे, 7 सेमी का चाप लेके ऐसे काट देंगे, और ऐसे इनको फिर इस कटान बिंदु को ऐसे ऐसे मिला देंगे। ये आपका 6 सेमी हो जाएगा, ये 7 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 8। ये त्रिभुज का निर्माण हो गया। पिछली क्लास में मैंने ये बताया था कि अंदर वृत्त कैसे बनता था। मैंने बताया था पिछली क्लास में अंतर्वृत्त के लिए कोणों का अर्धक, इस कोण का अर्धक, इस कोण का अर्धक और इस कोण का अर्धक, ठीक है। लेकिन अंतः केंद्र का मतलब क्या याद रखना है, कोणों का अर्धक, ध्यान रखना। और अब हम पढ़ा रहे हैं परिकेंद्र, और परिकेंद्र का मतलब याद रखना आपको भुजाओं का अर्धक। यानी कि पहले तो मैंने क्या किया था, प्रकार की सहायता से इस कोण को ऐसे करके, यहाँ करके ऐसे, यहाँ करके ऐसे, और फिर ऐसे खींच के कोण का अर्धक किया था। अब क्या कर रहा हूं मैं, भुजाओं का अर्धक करूंगा। किसका, भुजा का, यानी कि 6 सेमी है। वैसे तो फुट्टे से कर लो भले ही, फुट्टे से, लेकिन मजा वो नहीं है मामला, तो इसको मैं आधा कर दूंगा। भुजाओं का अर्धक करना भी हमको 10th क्लास में सिखाया जाता है, लेकिन हम सीख नहीं पाए अभी तक। जैसे 6 सेमी है, तो यहाँ प्रकार के नोक रखूंगा मैं। 3 सेमी यहाँ तक आता है, उससे थोड़ा सा ज्यादा प्रकार को खोलूंगा मैं। यानी कि पूरा 6 है, 6 में से 3 इधर है बीच में, तो थोड़ा सा ज्यादा खींच करके फिर मैं यहाँ ऐसे चाप काटूंगा। फिर यहाँ रख करके, यहाँ रख, पहले वापस से करो, यहाँ 3 से थोड़ा ज्यादा खींच के यहाँ चाप काटो, और इधर चाप काटो, और फिर उसको यूं को यूं बिना छेड़े यहाँ प्रकार के नोक रख करके फिर यहाँ ऐसे करके ये काट दो, और यहाँ करके ऐसे काट दो। और फिर ये बिंदु और ये बिंदु को मैं मिलाऊंगा ऐसे, ये आपका भुजा का क्या हो गया, अर्धक कहलाएगा। ये क्या हो गया बेटा, भुजा का अर्धक हो गया। इसी प्रकार इस भुजा का अर्धक कर दिया, तो अब इस भुजा का अर्धक कर दो, चाहे इसका कर दो, कोई सी भी 2 भुजा का अर्धक कर दो। तो इस भुजा का मैं अर्धक करूंगा, 7 है, तो ये बीच में तो 3.5 होगा, 7 का आधा। थोड़ा सा ज्यादा खींचो आप, खोलो मतलब प्रकार को 3.5 से ज्यादा। ये तुमको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये चीज थोड़ा समझो प्लीज। कोई चीज बिड़ते ही समझ में नहीं आया तो उसका मतलब ये नहीं कि वीडियो को रोक दे और बंद कर दो, तो फिर तैयारी छोड़ दो आप। हकीकत यही है, लेकिन ठीक है समझो। यहाँ मैंने क्या किया, ऐसे खुल के ये चाप काटा और इधर ये काटा। उसके बाद फिर मैंने यहाँ रख करके फिर वापस से ये काटा, और यहाँ से ये मान लो ये इतना है तो ये काटा, और इस दोनों बिंदु को, इस बिंदु को और इस बिंदु को मैंने काटा, मिलाया, तो ऐसे मिला दिया। कहने का मतलब मेरा ये है, इस भुजा का अर्धक ये रहा, इस भुजा का अर्धक ये रहा, और इन दोनों रेखाएं जहां पे कटती है, ध्यान रखना, दोनों रेखाएं जहां पे कट रही है वो बिंदु ये है। अब आप अगर देखो, इस भुजा का अर्धक ये रहा, इस भुजा का अर्धक ये रहा, तो तुम कहोगे सर इसका भी करो, तो इसका कर लेंगे तो भी वो अर्धक इसी में होकर गुजरेगा गारंटी से। तीसरी का भी मैं आधा करूंगा तो वो भी यहीं से होकर गुजरेगा। मुझे ये पॉइंट चाहिए था, बस वो मिल गया, बस वो तीसरा यहीं होके जाएगा, तो क्या फायदा फिर। मुझे तो पॉइंट चाहिए था, मिल गया, तीसरा मत करो, 2 का ही कर लो बस। तो ये बिंदु जो है, ये ही बिंदु परिकेंद्र कहलाता है। तो पॉइंट बी नोटेड मिलॉर्ड। मेरे को अंग्रेजी क्या थोड़ी कम आती है, तो फिर बीच में मैं गेट कड़ा चुक हो जाता हूँ बोलने में, थोड़ा समझना। पॉइंट नोट करो कि जब मैंने अंतः केंद्र पढ़ाया था तो उसमें कोणों का अर्धक बताया था। अब मैं परिकेंद्र पढ़ा रहा हूँ, और यहां मैं बता रहा हूँ किसका अर्धक, भुजाओं का अर्धक। डायरेक्ट परिभाषा बनती है, और डायरेक्ट जो पारिभाषिक रूप से जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो यही बातें हैं। अंतः केंद्र है, ऑप्शन आएगा, कोणों का आधा, भुजाओं का आधा, लंबों का आधा, कुछ भी दे देगा। तो अंतः केंद्र तो याद रखना कोणों का आधा है, और परिकेंद्र क्या है, भुजाओं का आधा। अब यहाँ प्रकार की नोक रखो, और जो प्रकार है उसका जबाड़ा खोलो यहाँ तक। डू यू नो जबाड़ा, थूतरा, उसका मुंह, और यहाँ तक खींच के फिर ऐसे घुमा दो उसको, गारंटी से तीनों शीर्ष को टच करके गुजरेगा। और ये जो व्रत बना है ये कहलाता है क्या, परिव्रत कहलाता है। क्या कहलाता है, परिव्रत। और उस व्रत का केंद्र जो है वो क्या कहलाएगा, परिकेंद्र कहलाएगा। अंडरस्टैंड। तो क्या चीज समझ में आई, क्या चीज समझ में आई।
अंत केंद्र में तो किसका, अंत केंद्र में तो किसका अर्धक भाई, कोण अर्धक। अंत केंद्र में तो क्या आएगा, कोण अर्धक। ये कीवर्ड है, इसे डायरेक्ट प्रश्न क्लिक होते हैं। अंत केंद्र के लिए तो कोण अर्धक, और परिकेंद्र के लिए, परिकेंद्र के लिए भुजा का अर्धक, भुजा का अर्धक। आ रही है के बात आपके समझ में? ठीक है भाई, चलो भाई आगे चलते हैं। अब समझिए भाई क्या है मामला। हम परिकेंद्र पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, परिकेंद्र। परिकेंद्र में एक चीज ध्यान रखना आप, जैसे कि परिकेंद्र उसे कहते हैं कि ये वृत्त है और एक त्रिभुज के शीर्ष इस पे टच करते हो, जैसे कि ये त्रिभुज का शीर्ष, ये त्रिभुज का शीर्ष और ये त्रिभुज का शीर्ष। ठीक है, अब समझना भाई क्या है। ये जो केंद्र है ये केंद्र कहलाता है, मान लो परिकेंद्र। इस वृत्त का जो केंद्र है वो परिकेंद्र है। परिकेंद्र कैसे है, क्योंकि इस त्रिभुज के शीर्षों को टच कर रहा हुआ है। ठीक है, अब समझना, मैंने क्या किया, इसको यहां से ये मिला दिया। तो जैसे ये मैंने मिलाया तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, ये है वृत्त की त्रिज्या। क्यों, क्योंकि केंद्र से यहां तक की जो दूरी होती है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। ठीक है, इतना तो जानते होंगे आप। हालांकि मैंने व्रत अभी पढ़ाया नहीं है, आगे आएगा व्रत, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बीच में क्या कुछ पॉइंटों को जिक्र करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये भी व्रत की त्रिज्या है यहाँ तक, और ये भी व्रत की क्या है, त्रिज्या। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मान लिया ये कोण कितना डिग्री का है, 50 डिग्री का है। ये कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और ये कोण कितना डिग्री का है, 70 डिग्री का है। ठीक है, अब थोड़ा समझना भाई क्या है मामला। या तो आप ऐसे कर लो कि मैं ये कहूँ आपसे, चलो मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये कि 50 है या 60 है या 70, अभी डिसाइड नहीं करते हैं कि ये कितना है, अभी पता चल जाएगा ये था कितना थोड़ी देर के लिए। कि मानो सपोज दैट कि ये कोण जो है, मैंने एक इतना सा ये जो कोण मैंने माना, ये कोण मैंने मान लिया थोड़ी देर के लिए 20 डिग्री का। कितना डिग्री, 20 डिग्री मान लिया, 20। और जब ये 20 डिग्री माना मैंने, तो एक बात मुझे बताओ, तुम ये कहो कि सर ये भी 20 है, तो ये तो गलत बात हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये तो वो वाली बात हो जाएगी, मैंने किसी वृत्त में त्रिभुज में बताया कि ये कोण अगर पूरा है तो इसमें आधा ये है, तो आधा की मैं जिक्र नहीं कर रहा, क्योंकि मैं आधे की जिक्र करता तो ये तो फिर ये लाइन ही कोण अर्धक हो जाती, और कोण अर्धक का मतलब ही फिर कौन सी चीज हो जाती, कोण अर्धक का मतलब तो ये अंत केंद्र हो जाता। तो कोण अर्धक की बात नहीं कर रहा मैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो आप ये मत कहना कि सर ये 20 है तो ये भी 20 है, नहीं, ये 20 है तो ये वाला टुकड़ा 20 है भाई। तुम कहोगे ये कैसे सर, क्योंकि सुनो, ये वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। तो ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, और ये बन गया एक, ये जो आपका ये जो बन रहा है, ये बन गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। दो भुजा समान है इस त्रिभुज की। मैंने आपको जब हाइट डिस्टेंस ऊंचाई दूरी पढ़ाया था, वहाँ खूब जिक्र किया था कि अगर कोण छोटा है तो उसके सामने की भुजा छोटी, और अगर कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा बड़ी। और फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होगी। तब आप ये देख लो, आपकी ये भुजा और ये भुजा दोनों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो इनके सामने के कोण, यानी इसके सामने का 20 डिग्री, इसके सामने का 20 डिग्री, ये बराबर है। कोण बराबर तो भुजा बराबर। अब मुझे ये बताओ, ये त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें से आप देखो 20 और 20 कितना डिग्री हो गया, 40 डिग्री। और 20 और 20 अगर 40 डिग्री है तो फिर ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 140। ये 20 40 और ये 140, मतलब 180 हो गया टोटल। समझ में आई कि नहीं आई आपके? ठीक है, अब समझना, यहां पर देखिए सर ये कितना,
अब तुम कहो सर ये 20 है, ये 20, ऐसा नहीं, ये कुछ भी और मान लो आप, कितना ही मान लो आप, क्योंकि आधा नहीं है तो आप इसको 30 मान लो थोड़ी देर के लिए। कितना मान लिया? 30। अब ये कोण अगर 30 है, ये 20 है, तो ये टोटल तो 50 हो गया। अब मुझे बताओ ये 30 है तो सामने ये कोण भी कितना होगा? 30 ही होगा। ये कैसे सर? क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है, तो ये भी तो वृत्त की त्रिज्या है ये वाली, तो इस त्रिज्या के सामने अगर 30 डिग्री का है तो इस त्रिज्या के सामने भी 30 डिग्री होगा। भाई इस त्रिज्या के सामने 30 डिग्री है तो इस वाली त्रिज्या के सामने भी 30 डिग्री होगा। और फिर आप ये वाला त्रिभुज देखो, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। अब 180 में से 30 और 30 60 हो गया, तो ये कोण कितना डिग्री? ये 120 डिग्री। कितना हो जाएगा? 120। जोड़ देख लो आप, 30 और 30 60 और 120 180 हो रहा है। थोड़ा समझना। और अब आप यहाँ पे थोड़ा देखिए, ये इस बिंदु पे देखो, ये पूरा अगर गोला बन जाएगा तो कोण कितना डिग्री होगा? 360। अब मुझे बताओ ये पूरा 360 होगा, जिसमें से कितना हो गया? 100 260 हो गया। 260 है तो ये कौन होगा? कितना बताओ, आप ही बता दो भाई। पूरा 360 करना है तो ये करना पड़ेगा 100। आप जोड़ के देखो, 100 200 300 340 और 20 60, 360 हो गया। और ये कौन अगर 100 है तो आप मुझे बताओ ये त्रिभुज भी तो त्रिभुज ही है, और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना? 180। अब 180 में से ये 100 गया तो बचा कितना? सर 180 में से 100 गया तो बचा कितना? 80। 80 बच गया। 180 में से 100 ये है तो बाकी बच गया 80। तो 80 के दो टुकड़े करो बराबर बराबर, ये 40 डिग्री और ये भी 40 डिग्री। 40 और 40 80 और 100 180। अब आप यहां देख सकते हैं कि ये पूरा 40 और 30 तो पूरा 70 डिग्री हो गया, और ये 40 और 20 टोटल 60 डिग्री हो गया। तो आपके समझ में आया कि नहीं आया बताइए थोड़ी देर के लिए। तो अब मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं आपको कि थोड़ा सा समझना कि ये कोण 50 डिग्री का था, तो ये 50 का था तो ये केंद्र पे थोड़ा नीचे की साइड देखो, ये कोण कितना डिग्री का बन के आ रहा है? 100। यानी कि 50 का डबल हो रहा है 100। इसी प्रकार देखो ये 70 डिग्री का है तो 70 का डबल ये केंद्र में ऐसे 140, और 60 है तो 60 का डबल 120 ये मैं कहना चाहता हूं आपसे। अब मैं डायरेक्ट बता देता कि सर ये 50 डिग्री है और 50 का डबल होता है ये 100, तो आप में से कई बच्चे कहते हैं कि सर डबल क्यों होता है, तो इसलिए मैंने डिटेल में बताया कि ऐसे ऐसे देखो मैंने अपने आप ये बिल्कुल बेसिक से किया है, और बेसिक से करने के बाद ये रिजल्ट आया है क्या कि शीर्ष पे जो कोण होता है उसका डबल होता है यहाँ केंद्र पे। क्या आप समझ पा रहे हैं? और ये कहाँ होता है बात? परिकेंद्र पे। तो यानी कि और मैं थोड़ा सा डिटेल में और बताना चाहता हूँ, थोड़ा समझिए, रुक जाइए अभी। यानी कि ये वृत्त है और इस वृत्त के अंदर ये त्रिभुज है, और इस त्रिभुज के अंदर ये केंद्र है। ये केंद्र कौन सा है? परिकेंद्र। प्रश्न कैसे पूछता है? जब हम वृत्त पढ़ेंगे ऐसे प्रश्न खूब आएंगे, ये प्रश्न भी खूब पूछे जाते हैं। वो ये लाइन तो कर देता है गायब, ये लाइन क्या कर देता है? वो गायब कर देता है। और गायब करने के बाद फिर पूछता क्या है? ये ओ, ऐसे ऐसे, ए बी और सी, ऐसे त्रिभुज देगा आपको, ऐसे चित्र देता है। खूब प्रश्न पूछे जाते हैं बढ़िया बढ़िया एग्जामों में। प्रश्न पूछेगा वो कि ये कौन अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए 35 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 35 डिग्री का है। तो वो पूछेगा डायरेक्ट ये वाला कौन, ये बताओ। तो अब मैंने अभी अभी मैंने बताया आपको, देखो ये कि ये 50 है तो इसका डबल होता है 100, 70 का डबल होता है 140, 60 का डबल 120। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ 35 है तो डबल हो जाएगा कितना? 70। तो ये कौन 70 डिग्री। लेकिन ये डबल हुआ कैसे? समझ में आ गया? आया ना? ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका देखो भाई क्या है। याद करने का तरीका ये है, क्योंकि देखो कैमरा नीचे हो नहीं सकता, मैं ऐसे टांगड़े चौड़े करके खड़ा हूं मान लो, और ऊपर अगर 50 डिग्री है, ये कितना है? 35 है, सॉरी 35 है, तो टांगों के बीच में नीचे 35 का डबल 70,
यानी कि जैसे ये कोई आदमी खड़ा है, ये कोण तो 35 है और ये दो टांग है उसकी, ये टांग और ये टांग, दो टांग हो गई है, और दोनों टांगों के बीच का मामला जो है ये 70 डिग्री डबल है। दोनों टांगों के बीच का मामला डबल होता है, ठीक है। तो आपके याद हो जाएगा शायद ये। और देखो मैं और बता देता हूँ, थोड़ा समझना। जैसे मैं ये कहूँ ये व्रत है, ये मामला है, ये केंद्र है मान लो। ये कोण मैं अगर आपसे कहूँ, ये कोण आपका है मान लो 55 डिग्री, तो ये कोण कितना हो जाएगा बताओ? 55 का डबल 110 डिग्री, इसका डबल होता है। कई बार बच्चे क्या कि उल्टा कर देते हैं, उल्टा देखो, ये पैना चौंच मतलब ये कम है, इसका डबल ये है बीच में। कई बार उल्टा पूछ लेता है, ये दे देगा 110, फिर पूछेगा ये 110 है तो ये बताओ, तो आधा कर दो। तो इस पर कई प्रमेय बनी हुई है, जाना खना। जब हम पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको कि केंद्र पे बना कोण परिधि का डबल होता है, या फिर मैं उल्टा बोल सकता हूँ कि परिधि पे बना कोण केंद्र का आधा होता है। कई प्रकार से बोल सकते हैं, ठीक है। अब समझिए भाई क्या है मामला। हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ रहे थे परिकेंद्र। क्या पढ़ रहे थे? परिकेंद्र। तो परिकेंद्र में क्या है मामला? ये त्रिभुज है, ये कोण 50 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री और ये कोण 70 डिग्री, और ये ऐसे ऐसे मामला है। और ये जो केंद्र है, ये केंद्र कौन सा है? परिकेंद्र है। कौन सा केंद्र है बेटा? परिकेंद्र है, ठीक है। अब समझो, मैंने क्या बताया था, अगर ये 50 है तो ये बीच में 50 का डबल 100 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अभी बताया तो था भाई, ये ऐसे, ठीक है। देखो ऐसे, आगे चलो। और अगर ये 60 है तो 60 का डबल, 60 का डबल सर ये 120 डिग्री। और अगर ये 70 है तो 70 का डबल, 70 का डबल 140 डिग्री। आ रही होगी बात समझ? अब आप इस बिंदु पे तीनों का जोड़ करके देखो, 360 आएगा। कितना आएगा? 360 डिग्री। हाँ जी। अब देखिए भाई क्या है मामला। अब एक चीज और, आप इस त्रिभुज पे नजर डालो। इस त्रिभुज पे नजर डालेंगे आप, तो आप पाएंगे क्या कि सर ये था क्या सर? परिकेंद्र। परिकेंद्र में तो सर ये परिवृत्त होता है, बिल्कुल। ये मैं खा गया था, बनाया नहीं था मैंने चित्र, ठीक है। इसलिए तो ये परिकेंद्र होता है, तो इसकी ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या। ये भी वृत्त की त्रिज्या है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 में से ये अगर 100 है तो ये 40 इधर और 40 इधर हो जाएगा। ये कैसे समझना थोड़ा। 100 और 40 जोड़ेंगे तो 180 हो गया। 180 बैठ गया ना जोड़, क्योंकि देखो ये वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है। इस त्रिज्या के सामने ये वाला कोण और इस त्रिज्या के सामने ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि मैंने बताया था अभी, कोण छोटा तो सामने की भुजा छोटी, कोण बड़ा तो सामने की भुजा बड़ी। अगर कोण बराबर हो तो भुजा भी बराबर होगी। क्लियर है? तो कोण देखो, भुजा बराबर है और भुजा बराबर है तो कोण बराबर होंगे। अब सुनो मेरी बात, इसी प्रकार इधर देख लो 140। अब 180 बैठना चाहिए इस त्रिभुज में, ये वाला देखो ध्यान दीजिए, ये वाला त्रिभुज में 180 बैठना चाहिए। 140 ये है तो ये कौन हो जाएगा? 20, और ये कौन हो जाएगा? 20। 20 और 20 40, और 140 180। और इसी प्रकार ये 120 है, 180 करने के लिए 30 इधर और 30 इधर, 30 और 30 60 और 120 180। अब ये भी देख लो आप, 40 और 20 60, 30 20 50, 30 40 70। सही बैठ रहा है? तो ये मामला था। अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं ये व्रत नहीं बनाऊंगा बार बार, तो व्रत नहीं बनाऊंगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? क्योंकि एग्जाम में जब प्रश्न आता है तो वो सिर्फ ये कहता है परिकेंद्र, तो हम ये बनाना भूल जाते हैं, ठीक है। बिना इसके भी आंसर आ जाएगा, कैसे समझिए अब। तो आपको क्या करेंगे, जैसे ही परिकेंद्र देखे, परिकेंद्र का मतलब 50 का डबल 100, 60 का डबल 120, 70 का डबल 140। अभी धैर्य बना करके पढ़े, मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो। अच्छा एक चीज, ये तो मैंने सारा डिटेल पढ़ा दिया, लेकिन इसमें एक चीज एक्स्ट्रा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
एक चीज एक्स्ट्रा बना के याद रखना इसमें, क्या कि 50 जो है ना, 50, ये 50 के अंदर कई दिन से 50 जो है वो पढ़ रहा था। और जब आदमी कई दिन तक कम से कम 10-15 दिन तक पढ़ लेता है, लाइब्रेरी वगैरह ज़्यादा पढ़ लेता है, तो उसके अंदर फिर चुल मचती है यार, कहीं घूमेंगे, कहीं वो करेंगे। तो 50 के अंदर चुल मच गई कि घूमेंगे यार कहीं। 50 घूमने चल दिया साहब, घोड़ा वोड़ा लेकर के, तलवार अलवार लेकर के शिकार पे चल दिया। अब 50 के मूड में जैसे, तो या तो जाएगा वो इधर जाएगा या फिर 50 इधर जाएगा, सीधी सी बात। या तो 50 इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। सपोज दैट कि 50 इधर आ गया घूमने के लिए, तो जैसे ही आया 50 आ रहा है तिगड़ी 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 तिगड़ी। अब जैसे ही यहाँ आया, इस 60 को रहने दो, क्योंकि 60 का मतलब 20 + 40, ठीक है ना। तो जैसे ही 50 घूमने आया, तो ऐसे आया, तो मुझे बताओ सबसे पहले दर्शन किसके होंगे? 20 के होंगे। थोड़ा और आगे चलेगा तो किसके दर्शन होंगे? 40 के होंगे। तो आप मुझे बताओ इस 50 के लिए निकट कौन है? निकट तो सर 20 है। दूर कौन है? दूर 40 है। तो निकट और दूर में अंतर समझ रहे होंगे आप शायद। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, थोड़ा समझना। दूरस्थ कोण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, योग 90 डिग्री। क्या लिखा है मैंने? दूरस्थ कोण योग 90 डिग्री होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए। ये सारी चीजें लिख रखी हैं किताबों में, चिंता मत करो। दूरस्थ कोण योग 90 डिग्री होना चाहिए। ये जो आपने जो कोर्स खरीदा रखा है सभी बच्चों ने, तो वो कोर्स में आपको जो बुक मिली होगी साथ में, उस बुक में सारी थ्योरी लिखी हुई है, चिंता मत करो। और आप दोबारा लिख लोगे तो और बढ़िया तरीके से याद होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ, मेरे साथ साथ लिखते हुए चलोगे तो 5 ज्ञानेंद्रिय काम करेगी और अच्छा याद होगा, ठीक है। अब सुनो क्या लिखा मैंने, दूरस्थ कोण योग 90 डिग्री होना चाहिए। दूरस्थ का मतलब ये 50 है। 50 के मैं इधर मैंने कहा ना घूमने चला, तो मुझे बताओ निकट तो कौन आएगा? निकट तो सर 20 पड़ रहा है। दूर कौन पड़ेगा? दूर पड़ेगा 40। अरे भाई दो कौन है 40 और 20 में? तो 40 और 20 में 50 के लिए निकट कौन है? निकट तो सर 20 है। दूर कौन है? 40 है। लेकिन मैंने यहाँ दूरस्थ लिखा है, निकट नहीं लिखा। परिकेंद्र, परि का मतलब चारों तरफ दूर, तो दूरस्थ कोण योग 90 होना चाहिए। किसमें? परिकेंद्र में। जैसे 50 है, 50 में मैं क्या जोड़ू कि 90 आए? तो देखो 50 में मैं 40 जोड़ूंगा तब 90 आएगा। देखो ये रहा 40। और जरूर थोड़ी घूमने इधर ही आए, इधर भी तो जा सकता है। तो इधर घूमने आएगा तो 50 में क्या जोड़ू कि 40 आया, तो दूरस्थ देखो 40। निकट भी आएगा आगे, आगे जब हम पढ़ेंगे क्या, लंब केंद्र, उसमें निकट आएगा। अच्छा एक चीज और, परिकेंद्र में दूरस्थ कोण योग 90 होना चाहिए, मैंने ये लिखाया। अब बच्चे क्या करते हैं, परिकेंद्र में दूरस्थ है तो अंत केंद्र में निकटस्थ होगा। अंत केंद्र में नहीं है निकटस्थ, लंब केंद्र में आएगा, क्योंकि मैं अंत केंद्र पढ़ा चुका हूं और मैंने ऐसा जिक्र वहां किया ही नहीं था निकटस्थ दूरस्थ का। अंत केंद्र पढ़ा दिया मैंने, ध्यान रखना। परिकेंद्र में दूरस्थ कोण योग 90, यानी कि ऐसे दूर का कोण 90 बैठना चाहिए, देखो। और यहाँ निकटस्थ के लिए जब आप लंब केंद्र पढ़ेंगे, अभी जस्ट मैं पढ़ाने वाला हूं, उसमें आएगा, चिंता मत करो, सारे डाउट मैं क्लियर कर दूंगा, डोंट वरी। इस प्रकार आपका परिकेंद्र कंप्लीट हो गया बेटाओ, ठीक है। अब मैं डाउट क्लियर कर देता हूं, समझना। ये त्रिभुज है, ये चित्र है, ये जो केंद्र है, इस केंद्र का नाम मैं ले लेता हूं अंत केंद्र। कौन सा केंद्र? अंत केंद्र। समझना, पूरा निचोड़ आ रहा है क्लास का भाई, अब तक पढ़ा है उसका। और ये चित्र मैंने बना दिया ऐसे ऐसे ऐसे, और ये जो केंद्र है, ये केंद्र है आपका, कौन सा केंद्र पढ़ा दिया मैंने? परिकेंद्र। अब सुनो, अंत केंद्र, ये कोण 50 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 70 डिग्री। सेम ये लो यहाँ की यहाँ, ये कोण टोटल 50 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री और ये कोण 70 डिग्री। अब देखो त्रिभुज सेम है, 50 60 70 देखो, और वो भी 50 60 70, लेकिन ये अंत केंद्र है, वो क्या है? परिकेंद्र। अब सबसे पहले ये देखो, ये कौन है? ये सर अंत केंद्र है। अंत केंद्र वाले नियम लगाओ, अंत केंद्र वाले नियम लगाओ सभी।
ये 50 है तो ये बताओ 25, और ये कौन अर्धक, अंतक केंद्र का मतलब ही कौन अर्धक, तो ये भी 25, और ये 25 ये 25, तो ये बताओ बेटा 90 + 25, बस इतना आना चाहिए। अब पूरा गेम खेलो। 60 है तो ये बताओ 30, ये बताओ 30, और ये बताओ 90 + 30, और ये 70 है तो अंतक केंद्र है ना, आधा करो 35, ये बताओ 35, और ये बताओ सर ये वाला जो कोण है ये मैं इधर ले देता हूँ 90 + 35। ऐसा कोई कोण नहीं बच रहा जो तुमने नहीं बताया, बताओ। बैंड बजा दी, इधर बजाओ बैंड। अब ये केंद्र कौन सा है सर, ये परिकेंद्र है। परिकेंद्र वाले नियम दो थे, एक तो सर 50 का डबल 100, और एक दूरस्थ कोण योग 90। 50 का डबल 100, 60 का डबल 120, 70 का डबल 140, और परिकेंद्र का मतलब निकटस्थ या दूरस्थ, दूरस्थ। तो इसके दूरस्थ कौन सा बताओ, 50 के लिए दूरस्थ ये वाला। 50 में क्या जोड़ें कि 90 आ जाए, सॉरी 100 मत बैठा देना, 40। अभी जरूर थोड़ी इधर ही घूमने जाए, इधर दूरस्थ ये वाला, ये 40। अब देखो 40 और 40 80, और 100 180 बैठ रहा है त्रिभुज के तीनों को। और देखो इस पॉइंट पे भी पूरा 360 डिग्री बैठ रहा है। अब देखो इसके लिए देखो 60 है ना, ये 60 का डबल 100। अब 60 के लिए दूरस्थ कौन सा होगा बताओ, इस 60 के लिए ये तो है निकटस्थ 40 वाले, और इसके लिए दूरस्थ होगा ये वाला। तो 60 में क्या जोड़ो कि 90 है, 30, इधर 30, इधर भी 30। देखो 60 के लिए दूरस्थ 30 90, 60 और 30 90, और इधर देखो 70 हो रहा है पूरा। 70 के लिए दूरस्थ कौन है योग 90, 70 में क्या जोड़ो कि 90 आए, 20। तो इसके लिए 20, ये 20 और ये भी 20, 70 और 20 90, 70 और 20 90। और देखो 30 20 50, 40 20 60, 40 30 70, पूरा बैंड बजी नहीं बजी बताओ। तो ये अब तक जो मैंने पढ़ाया है ना वो ये था, अब तक जो मैंने पढ़ाया है ना वो ये था। अब तुम कहते सर डायरेक्ट यही पढ़ाते ऐसे, अरे तो भाई तुम तो चलो ठीक है शॉर्टकट पढ़ना चाहते हो, मैं डायरेक्ट ये पढ़ा देता। लेकिन कई बच्चों के दिमाग में कीड़ा होता है, वो कहता है या कहीं ये कैसे आया, तुमने ऐसे कैसे कर दिया, ये प्लस क्यों लगाया, 90 कहाँ से आ गया। बहुत नियम बच्चे, और वो वाजिब है, पूछना भी चाहिए। तो मैंने पूछने की कोई कसर नहीं छोड़ी, सारी चीज खोल खोल के बताइए। ठीक है बताओ। अब सुनो मेरी बात, मैंने क्या पढ़ाया था, केंद्र कितने प्रकार के, 4। केंद्र कितने प्रकार के, 4। पहला केंद्रक पढ़ा दिया मैंने, इसमें तो कोई खास बात नहीं थी, माध्यिकाओं का टान बिंदु। दूसरा मैंने पढ़ा दिया अंतः केंद्र। अंतः केंद्र का मतलब ही क्या होता है, कोण अर्धक, क्या, कोण अर्धक। तीसरा मैंने पढ़ा दिया परिकेंद्र, और परिकेंद्र का मतलब ही क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, भुजा का अर्धक, भुजा का अर्धक। ये जो मैंने डिटेल में क्लास ली है ना मैंने, ये इससे तुम्हारा बेसिक इतना स्ट्रांग हो गया कि क्वेश्चन को कितना ही घुमा ले आंसर क्लिक हो जाएगा आपका। थ्योरी बेस के क्वेश्चन आते हैं वो भी हो जाएंगे। अब लास्ट बच गया आपका क्या, लंब केंद्र। कौन सा केंद्र बेटा, लंब केंद्र। इस लंब केंद्र को इंग्लिश में ऑर्थो सेंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। ठीक है, अब समझिए। तो चौथा हेडिंग डालिए आप, चौथा केंद्र पढ़ रहे हैं हम। और ये पढ़ने के बाद मैं एक क्वेश्चन ऐसा कराऊंगा जिसमें सारे नियम कायदे कानून करा दूंगा, और फिर उसके बाद आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर अगली क्लास में फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इस पर आधारित जो मैंने पढ़ाया है। ठीक है बेटा, अब समझिए। हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, लंब केंद्र। ये आसान है, ये आसान है। नाम लंब केंद्र, नाम जैसे काम। देखो इधर ये त्रिभुज है, थोड़ा 1 मिनट थोड़ा समझिए, इसको छोड़ो, मैं थोड़ा सा एक चीज नई और बताता हूँ आपको। कई बच्चे क्या है कि ये त्रिभुज है, समझना, ये त्रिभुज है। ये त्रिभुज मैंने चला करके 30 मार खाने वाला लिया है, मतलब बांका टेढ़ा तीरम खां, बिल्कुल आड़ा पड़ा है बिल्कुल। मैं ऐसा ले लेता तो तुम कहते गुरुजी बिल्कुल वेल अप टू डेट ले लिया, बिल्कुल दीपिका पादुकोण ही ले लिया आपने तो, बिल्कुल स्लिम बॉडी। तो स्लिम नहीं ली मैंने, तो गांव की देसी ठड गंवार ली है। ठीक है अब देखो इधर, ये त्रिभुज है,
ये कोण मैं 50, 60, 70 में लिख सकता हूँ, लेकिन रहने दो, कोई बात नहीं। अब सुनो, पहली चीज मैं यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं, यहां पे समझना बेटा, एक शब्द लिख रहा हूं मैं, माध्यिका। ये जो मैं बता रहा हूं बहुत गजब की चीज है, ज्यामिति में बहुत चीज क्लियर करेगा। ये शब्द लिख दिया मैंने, माध्यिका। अब बनाओ, देखिए माध्यिका परिभाषा क्या बताई थी बेटा मैंने माध्यिका की? शीर्ष से सामने वाली भुजा का मध्य बिंदु, थोड़ा दिमाग से ढंग से देख लो, मध्य बिंदु कहां से एक होगा? सही है क्या? थोड़ा थोड़ा मध्य बिंदु सही, अंदाजे से सही है ना? ना तो थोड़ा इधर है ना थोड़ा इधर है, बीच में है बिल्कुल। ये होगी आपकी क्या? माध्यिका। माध्यिका हो गई बेटा। दूसरा शब्द ले रहा हूं, ध्यान समझना। दूसरा शब्द है कोण अर्धक। कोण अर्धक का मतलब, अब जो मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंगल बाइसेक्टर। लिख लेना भाई, इंग्लिश मेरे को आती है, बोलना आता है बस। एंगल बाइसेक्टर। एंगल मतलब कोण, बाई मतलब दो, सेक्टर मतलब खंड करना, मतलब किसी कोण के दो बराबर बराबर खंड करना। और कोण अर्धक हो गया, ठीक है। अब कोण अर्धक खींचो आप, जैसे समझना बेटा, सभी का ध्यान इधर। ये कोण है पूरा, मान लो ये कोण है, मान लो थोड़ी देर के लिए 50 डिग्री। कोण अर्धक का मतलब होता है ऐसी लाइन जो 25 इधर कर दे, 25 इधर कर दे। अब मैं कह दूं कि बेटा ये लो, गलत बात हो जाएगी। थोड़ा ढंग से, कोण अर्धक का मतलब 25 इधर, यानी कि बिल्कुल यहां से होके जाना चाहिए ये। इसके यहां से यहां तक ये 25 और ये 25 आ रही है के बाद समझ में? यानी कि ये कोण कितना बताओ? 25 डिग्री, और ये कोण भी कितना? 25 डिग्री। समझ में आ गया? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि माध्यिका और कोण अर्धक एक ही, तुम क्योंकि यहां से जो लाइन आती है तुम उसको एक ही समझ लेते हो। तुम रामलाल को भी एक, श्यामलाल को भी एक, अरे ये अलग अलग हैं, रामलाल अलग है, श्यामलाल अलग अलग है, मोहनलाल अलग है? और सब अलग है। मतलब थोड़ा समझो चीज क्या है। तुम क्या यहां से कोई लाइन निकली, खट बोले 50 का आधा 25 25, थोड़ा समझो यही चीज है। तो जो मैं 50 का था 25 25 वाली लाइन कौन सी है? वो ये लाइन है, ये मैं इसको थोड़ा अलग ही कलर में ले लेता हूँ। ये लो, ये है एंगल बाई सेक्टर, कोण अर्धक वाली ये है। और ये वाली कौन सी थी? ये थी माध्यिका। और अब मैं तीसरा शब्द ले रहा हूं। तीसरा शब्द है, वो है लंब। क्या ले रहा हूं? लंब। लंब का मतलब, या शीर्ष लंब कह सकता हूं, शीर्ष लंब कह दो, या फिर आप इसको शीर्ष लंब कह सकते हैं। शीर्ष लंब या लंब का मतलब होता है शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डालो। लंब का मतलब 90 डिग्री, यानी कि यहां से बिल्कुल सीधो सट। ये कौन, इसका मतलब ये 90 डिग्री होता है। पूरा 180 है तो इधर 90 कर दो, चाहे इधर 90 कर दो, ये सीधी सट है ये। अब आप देख रहे होंगे कि लंब तो ये है, लंब तो ये है, कोण अर्धक ये है, और माध्यिका ये है। तीनों अलग अलग चीज है बेटा, ध्यान रखना। इसलिए ये नहीं कि तुम ये सोचो कि ये एक ही चीज है, नहीं, अलग अलग चीज है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज मैं बताने वाला था आपको। आ जाओ लंब केंद्र पे पढ़ो भाई। लंब केंद्र का तो सीधा सा है भाई, जैसे कि ये त्रिभुज ले लिया मैंने। क्या ले लिया बेटा? ये त्रिभुज ले लिया। शीर्ष से सामने वाली भुजा पे क्या डालो? लंब डाल दिया। ये लंब डाल दिया, लंब का मतलब ही 90 डिग्री हो गया। लंब डाल दिया, शीर्ष ये भी तो है, और इसका सामने एक भुजा ये है, तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर ये डाल दिया मैंने, थोड़ा इधर गलत डल गया। ये देखो, ये लंब डल गया। लंब शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब, यानी कि 90 डिग्री यहीं पे काटेगा। ये लो सब 90 डिग्री। और ये जो पॉइंट है ये कहलाएगा क्या? लंब केंद्र। यानी कि लंब केंद्र की परिभाषा, लंब केंद्र की परिभाषा हो गई क्या? बिल्कुल सीधी सी है ये तो, लंबों का कटान बिंदु। लंबों का कटान बिंदु। कभी भी परीक्षा में लंब केंद्र की परिभाषा नहीं आएगी, क्योंकि दुनिया करके आएगी। लंब केंद्र बोले लंबों का कटान बिंदु, शब्द उसी में आ रहा है। प्रश्न आएगा अंत केंद्र का। अंत केंद्र का मतलब बोलो, बोलो सभी। कोणों का आधा। परिकेंद्र भुजाओं का आधा।
लंब केंद्र लंब का आधा, और केंद्रक माध्यिकाओं के कटान बिंदु। क्लियर आ रहा होगा समझ में गजब तरीके से। ये वो चीज है जिसको टीचर लास्ट में पढ़ाते हैं डर के चक्कर में कि बच्चे भाग नहीं जाए, समझ में आया कि नहीं आया पता नहीं। हम पहले इस्तेमाल कर लेते हैं इन चीज़ों का, कोई भागेगा तो पहले ही भाग जाएगा, बाद में पछताए पैसे जमा करा दिए। तो पहले ही भाग भूग दे भाई, भागना है तो देख लो तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है बेटा, अब समझिए बेटा, ये क्या हो गया, लंब केंद्र हो गया। ठीक है, अब समझिए भाई क्या है लंब केंद्र में क्या है मामला। अगर मैंने ये कोण ले लिया मान लो थोड़ी देर के लिए 50 डिग्री, ये कोण ले लिया मैंने 60 डिग्री, और ये कोण ले लिया मैंने कितना 70 डिग्री। समझना थोड़ा सा, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये कितना 70 डिग्री। अब मैंने क्या किया यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कि एक बात मुझे बताओ कि ये कोण कोई से में भी देख लो आप, मैं इसको थोड़ा छोटा करूंगा वैसे लेकिन थोड़ा समझो। ये कोण 90 डिग्री है तो इधर भी तो 90 होगा, हाँ या ना। बिल्कुल आसान है ये तो भाई, पूरा देखो मैं बताऊं आपको थोड़ा समझना। किसी बिंदु के चारों तरफ अगर घूमते हैं तो पूरा कोण 360 डिग्री होता है। इसका अगर मैं आधा कर दूंगा तो ये आधा हो जाएगा 180, समझ में आ गया। और इसका और आधा कर दूंगा ऐसे सीधा 60, तो ये हो जाएगा 90। तो ये जो कोण का ये जो चिन्ह है ये कोण ये 90 डिग्री का है, ये 90 और हो जाएगा 180 पूरा, और अगर पूरा ये करे तो ये पूरा 360। ये मामला है, थोड़ा समझना। अब देखो इधर ये बिल्कुल सीधी, यानी कि एक सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। मान लो ये अगर 30 डिग्री है तो फिर ये हो जाएगा कितना 150 डिग्री, पूरा 180। ये सरल रेखा पर पूरा 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये पूरी सरल रेखा है, सरल रेखा पे ये चिन्ह ये जो देखो समझना, मैं फिर बता रहा हूँ, ये लाइन है और ये अगर है, आपने अगर ऐसे ऐसे किया और यहाँ 90 डिग्री लिखना पड़ेगा। फिर ये जो स्लोप है, फिसल पट्टी सी बनाई है आपने, ये अन्य कोण के लिए होती है। अगर आप 90 डिग्री लिख रहे हो तो फिर यो बिल्कुल ऐसे बनाओ चबूतरा सा कुर्सी टाइप की, जिसमें आदमी दुकान टेक के बैठ जाए। अंडरस्टैंड दुकान, हाँ। यानी कि 90 डिग्री के लिए आप ऐसे नहीं बनाए, कैसे बनाएंगे, ऐसे कुर्सी। ये चिन्ह ही ये दर्शाता है कि कोण 90 डिग्री है। मैं इसी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ कि कई बच्चे जो होते हैं वो 9वीं 10वीं क्लास जब पढ़ाई थी उनको ये चीज़ें, जब वो स्कूल के डंडे के पीछे खेल रहे थे, और उनकी अब जाके आत्मा जागी है, नौकरी लगनी है, तो उनको यही पता नहीं कि ये चिन्ह किसका है। तो मैं वो दर्द सहन मतलब समझ सकता हूँ मेरे बच्चों का, कि वो दिन गए और तुमने मौज मस्ती की थी, लेकिन अब वो ये एक संकल्प लेके आए हैं कि के सर से पढ़ के गणित में मतलब बैंड बजानी है, तो उनको सिखाऊं तो सही, कम से कम दुकान कहाँ टेकनी है। ठीक है, तो यहाँ ये 90 डिग्री है। ठीक है, और अगर ये 90 डिग्री नहीं है, बाकी अगर कोण की बात करें तो फिर आप सादा ऐसे बना सकते हैं। धन्यवाद। अब इधर देखो, ये कोण कितना डिग्री, सर ये तो 90 डिग्री। अब मुझे बताओ, देखो फिर मैं बता रहा हूं, ये देखो, ये देखो, देखें एक बार, देखो देखें सर, ये कोण 90 डिग्री और ये पूरा कोण 60 डिग्री, या 90 है ये 60 है, तो फिर ये बताओ, अरे भाई है तो त्रिभुज, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। ये 90 है ये 60, तो फिर ये 30 डिग्री होगा। 30 और 60 90, 90 180। बैठी कि नहीं बैठी कांटी? अभी थोड़ा डिटेल में समझो, फिर मैं बाद में इनका इंतजाम कर दूंगा, सबका इंतजाम कर रखा है मैंने, चिंता मत करो। अब आपको पता है, देखो फिर वही बात, ऐसा ही चीज इसमें हो जाएगी। देखो ये कोण 90 है, देखो ये 90, ये 90 और ये 50, टोटल 50 है, और ये 30 है, तो फिर ये 20 हो जाएगा, क्योंकि 30 और 20 50, और ये पूरा 50 है, ये 90 है, तो फिर ये कितना, ये हो जाएगा सर 40। क्यों? क्योंकि 40 और 50, 90 90 180। नहीं यही शायद समझ में। फिर आप देखो कौन सा, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है, ये 50 है, ये 90 है, ये 50 है, तो फिर ये 40।
और ये 40 है, ये पूरा 70 है, तो फिर ये 30। आया कि नहीं आया समझ में? थोड़ा बहुत तो आ गया होगा समझ में। अब ये क्योंकि प्रश्न मैं इसीलिए मैं आपको ये दूसरे स्टाइल से पढ़ा रहा हूँ। कई टीचर क्या ऐसे बेसिक से, ये बेसिक ही है और ऐसे ही करके फिर इन प्रश्नों को करते हैं, तो फिर स्टूडेंट क्या कि थोड़ी देर तो संघर्ष करता है द्वितीय विश्व युद्ध की तरह, बाद में हथियार डाल देता है, बोले भाई साहब ये लो अपना सरेंडर, अपना काम, मतलब नहीं आ रहा समझ में भाई। तो जितना समझ में आया आप समझो, फिर लास्ट में मैंने आपका इंतजाम कर रखा है, हथियार नहीं डालना डायरेक्ट, मतलब आप वो, आपको ऐसा हथियार दे दूंगा जो खड़े खड़े बटन दबाओ अपने आप चलता जाएगा मामला, ठीक है। अब थोड़ा समझना मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए अगर मैं इस्तेमाल करता हूँ, देखिए ये इरेजर जो कहते हैं ये यहाँ काम आ जाएगा, देखिए ये लो, मुझे पता था ये ऐसे ही नाटक करेगा इसलिए। अरे कहाँ है इरेजर? इरेजर की बात मैं बताऊं, मैं पहले क्या कि ये जानता नहीं था कि ये इरेजर रबर को कहते हैं। मामला एक बार क्या हुआ कि मैं 9th क्लास में पढ़ रहा था, तो 9th क्लास में, हालांकि मैंने शायद आपको सुना दी होगी ये बात, अगर सुना दी तो आगे निकाल दो, समझ गए होंगे आप मैं क्या कहने वाला हूँ, और अगर नहीं सुनाई तो सुन लो, ठीक है। तो ये बात 9th क्लास की, मैं जब मैं पढ़ रहा था गंगानगर पढ़ा था मैं, गंगानगर की श्री कर्णपुर तहसील में। तो वहाँ पे जब मैं पढ़ रहा था, तो वहाँ पे लड़कियों की एक अलग मतलब वो थी, लड़कों की इधर, तो एक लड़की बहुत ही खूबसूरत बालिका ने मेरे से ये कहा कि इरेजर है। अब मैं पूरा गांव में 8वीं तक पढ़ करके पूरा गांव का देसी बलद गया था, मैं नहीं जानता था क्योंकि हम ज्योमेट्री बॉक्स को ड्राम बॉक्स बोलते थे, हैं, इरेजर को हम रबड़ बोलते थे, हैं, कटर को हम जो वो रूल छीलने की होती है पेंसिल, उसको हम कटर बोलते हैं आज भी, उसको शॉर्पनर बोलते हैं लोग, लड़कियां इंग्लिश की मतलब जो सिटी की है। तो उस लड़की ने मेरे से बिल्कुल ये कहा कि इरेजर है। अब मैं समझा नहीं, और किसी लड़की ने पहली बार जिंदगी में कुछ मांगा, मैंने कि यार कुछ तो आखिर बढ़ता ही है। फिर मैं ऐसे समझा नहीं, तो फिर मैंने कहा, मैंने कहा हाँ इरेजर। अब मैं बगल वाले को, मेरे को समझ में नहीं आई, मैंने बगल वाले, यार चुप रहे थोड़ा सुनने दे वो क्या कह रही है। और बगल वाला कहे मैं तो चुप ही हूँ भाई, बोल कर आ रहा हूँ। फिर मैंने कहा हाँ, बोलो इरेजर। बगल वाले ने सुन ली, मैं हाँ मेरे पास है। फिर मैंने सोचा नहीं, फिर मैंने कहा नहीं मेरे पास नहीं है, मैंने कहा नहीं है। और बगल वाले ने जब इरेजर मतलब जो वो ज्योमेट्री बॉक्स निकाला, ड्राम बॉक्स उसमें खोला, और रबड़ पेंसिल से लिखने के बाद मिटाते हैं वो निकाल के ऐसे दिया, वो रबर मेरी आंखों के सामने से गया ऐसे। मैंने कहा ये, और ये मांगा है। अब मैं कहूँ कि भाई ये मेरे पास था तो बेइज्जती हो जाएगी, इसको यही पता नहीं इरेजर क्या होता है। फिर वो जैसे ही आंखों के सामने से गया, मेरी खोपड़ी खराब हो गई, करम ठोक, मतलब कौन मामला मामला था, शायद इसने कर लिया मामला, करम ठोक सामने से रबर गया। मतलब ये लगाओ बहुत आत्मा दुखी, मतलब कि यार, फिर जाके पता चला कि व्हाट इज दिस इरेजर, और ऐसा दिमाग में बैठा कि इरेजर जिंदगी में नहीं निकला। फिर उसके बाद जब भी कक्षा में जब जरूरत पड़ती उस लड़की को, उस लड़के से ही पूछती थी ये है क्या, मतलब मेरा मामला फैल हो गया कुल मिला के। बच्चों आप समझ सकते हो भावना मेरी, ये दर्द किससे किससे कहूँ मैं आपको बताओ। तो ये इरेजर मेरे से जो वो इरेजर ने जो मेरी घटना है वो इतनी मतलब खतरनाक, ये बात थी बेटा। वो तो समझ में आ गई होगी सबके। तो ये कहते हैं ना, वो चांस मार गया लड़का, वो बगल वाला था वो इरेजर। अब लेकिन ये तो उस लड़की को सोचना चाहिए, क्या इरेजर की बात हमसे एक बार कहती तो सही, फैक्ट्री खुलवा देते तेरे लिए, लेकिन बोलती तो सही। हमने तो ये भी प्रैक्टिकल किए थे बचपन में, चप्पल काट काट करके हमने सोचा ये भी तो रबड़ है, उससे भी मिटाने का प्रयास किया था, हम तो चप्पल की काट काट के ला देते तेरे को। लेकिन कम से कम कहती तो सही इरेजर, वाटी दिस इरेजर रबड़ क्या है। चलो कोई नहीं, हमने तो निकाल ली जिंदगी, तुम्हारे क्या होगा जब जनाबे आली, देखते हैं। चलो आगे चलो। तो ये सारी चीजें मैं मजाक में कहता हूँ, तुम दिल पे मत लेना, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तुम सोचो गुरुजी भी उस जमाने में मतलब बहुत शानदार मामले थे, देखो मैं भी एक अच्छा खासा आदमी हूँ, और आदमियों की भावनाएं क्या होती हैं वो आप समझते होंगे सभी बच्चे, ठीक है। अब देखो इधर क्या है,
ये मामला था बेटा, और ठीक है। अब देखो भाई क्या है, मैं यहाँ इसको वो ये बात ये आ नहीं रहा क्रम ठोक, मैं मिटाता हूँ तो ये पूरा मिटन जाता है मामला, तो वो याद आ गई मुझे, वो जो जख्म थे पुराने। ठीक है, अब देखो इधर दूसरा बना लेते हैं, कोई बात नहीं। देखो भाई क्या है मामला। लंब केंद्र पढ़ रहे थे बेटा, क्या पढ़ रहे थे, लंब केंद्र। ये 50 डिग्री मान लो, ये 60 डिग्री मान लो, ये 70 डिग्री मान लो। और मैं अब लंब जो बना रहा हूं, ध्यान समझना, वो लंब पूरा लंब यहां तक नहीं ले जा रहा मैं यहीं पे, मतलब क्योंकि उनका कटान बिंदु जो था ना भाई, ये थोड़ा समझना, यहां तक। यानी यानी कि मैं ये वाली लाइन नहीं बना रहा, ना ये वाली बना रहा हूं, ना ये वाली बना रहा हूं। ठीक है, सिर्फ इतना बना रहा हूं, ठीक है, समझना। देखो कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे। और ये जो केंद्र है, ये केंद्र कौन सा है, लंब केंद्र है। अब समझ में आ गया होगा। अब समझो भाई क्या है मामला। इसमें क्या होता है कि देखो, मैं जब आपको बेसिक से बताता हूँ वहां, क्योंकि उसमें चित्र में गड़बड़ हो रही थी, तो यहाँ क्या होगा मैं बताऊं, ध्यान समझना। एक कहानी और सुनाता हूँ आपको, एक और इसी से संबंधित है, चिंता मत करो। एक बार क्या हुआ, मेरे पास क्लास में जब मैं ले रहा था, तो मेरे पास बिग बी साहब आए। डू यू नो बिग बी? आप सभी जानते होंगे, सभी बच्चे, अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन साहब आए। और जैसे ही अमिताभ बच्चन साहब आए, मैंने कहा नमस्कार, नमस्कार साहब। के जी यार क्या चक्कर है, तुम तो छोटी सी उम्र में यार, तुमने तो बहुत अच्छा नाम कमा रखा है, और कहीं ना कहीं अच्छा पढ़ाते हो। मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, ओके। मैंने कहा लंबू जी। अब लंबू जी क्यों कहा मैंने, समझ रहे हैं आप, क्योंकि अमिताभ बच्चन बहुत लंबाई में बहुत है, तो उसको कई लोग लंबू कहते हैं। और उसने गाना भी गाया था खूब, जिसकी बीवी मोटी उसका भी बड़ा नाम है, ऐसे कुछ। तो उसको लंबू कहते हैं। किसको? अमिताभ बच्चन को। आ गया, मैंने कहा मैं बहुत तगड़ा आदमी था, सपना आ रहा है एक तरीके से, ऐसी था नहीं मामला, मैं तो बता रहा हूँ। मैंने अमिताभ बच्चन जी से कहा, मैंने कि लंबू जी यार, तुमको लंबू कहते हैं, लंबू जी तुम्हारी लंबाई बहुत तगड़ी है, इसलिए तुमको लंबू जी कहते हैं, तुम आड़े पढ़ो, आड़े पढ़ो तुम। अमिताभ जी घबरा गए, क्या करेगा मेरे साथ पता नहीं। मैंने कहा आड़ा पढ़, आड़ा पढ़। मैंने वो अमिताभ जी कह रहे, बोले क्या करोगे, अरे तेरी लंबाई नापनी है लंबू जी, तुम हो कितने। मैंने लंबाई फीता नापा, लंबाई निकली उसकी 180 सेंटीमीटर। लंबू जी की लंबाई कितनी लिख ली, 180 सेंटीमीटर। मैंने कहा यार तुम तो काफी लंबे हो। समझ में आ रही है आपके शायद, लंबू, लंबू वाली बात समझ में आएगी नहीं है बेटा? अरे हाँ या ना? तो लंब केंद्र हम पढ़ रहे हैं, तो इसको मैं कर दूंगा क्या, लंबू। क्या कर दूंगा, लंबू। और लंबू की जो मैंने लंबाई नापी थी, वो कितनी थी बताओ, 180। ये याद रखो बस, ये कीवर्ड है बस। इन कीवर्ड से तो हम प्रश्न को सलटा देंगे। क्या बताया मैंने, लंबू जो था, अमिताभ बच्चन को मैंने अभी अभी आधा पटका था, और आधा पटक के मैंने उसकी लंबाई नापी लंबू की, तो लंबू की लंबाई कितनी आई बताओ, 180। तो जैसे ही लंबू की लंबाई 180 आई, तो आप देखो यहाँ 50 था। 50 में मैं क्या जोड़ूं कि 180 आ जाए, ध्यान देना। 50 में मैं क्या जोड़ूं कि 180 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 130। 130 और 50, 180। बस यही ध्यान रखना है, लंब केंद्र में लंबू कोण योग 180, यानी कि ये 50 है, और अगर मैं 50 का डबल 100 करता बेटा, तो वो होता परिकेंद्र। 50 में 180 करने के लिए 130, 60 में 180 करने के लिए 120, और 70 में 180 करने के लिए बताओ बेटा, बताओ बताओ, 110। अब ये जोड़ के देख लो, 360 आ रहा है। ठीक है, लंबू का जोड़ 180। अब सुनो, मैंने पिछली क्लास में परिकेंद्र, पिछली नहीं इसी क्लास में परिकेंद्र पढ़ाया था, और परिकेंद्र मैंने बताया था दूरस्थ कोण योग 90। यहां मैं लिखूंगा निकटस्थ, निकटस्थ कोण योग 90 होना चाहिए। निकटस्थ यानी 50 घूमने जाएगा, टन 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 टन, निकटस्थ, निकटस्थ तो यही है। 50 में क्या जोड़ू कि 90 होए, 40। जरूर थोड़ी इधर ही घूमने जाए, इधर भी तो जा सकता है।
तो निकटस्थ देखना है लंबू में, तो ये 40। अब 60 के लिए निकटस्थ कौन सा, 60 घूमने जाएगा तो मान लो निकटस्थ तो यही हो जाएगा। 60 में क्या जोड़ेगी, 90 है 30, और वैसे भी 70 40 है 30 70 होते हैं। इधर घूमने जाएगा तो निकटस्थ ये रहा 30, और मान लो 70 घूमने जाए तो निकटस्थ ये हो जाएगा 20, और इधर घूमने जाएगा तो 20। निकटस्थ 70 में निकट 20 100 सॉरी 90, 70 और 20 100 सॉरी 90 100 बैठ रहा है, वो परसेंटेज मामला, परसेंटेज में 100 बैठाना पड़ता है, इसमें 90। तो आगे होगी बात समझ में। कुल मिला के बात ऐसी है कि लंब केंद्र में दो चीज याद रखनी है। लंब केंद्र में क्या याद रखनी है कि लंबू 180 यानी कि यहां और यहां का जोड़ 180 बैठना चाहिए, और निकटस्थ 90। निकटस्थ देखो 50 में 40, हाँ यहां 90 होता तो वो होता परिकेंद्र में, अंत केंद्र में नहीं होता ये सिस्टम निकटस्थ दूरस्थ का, ध्यान रखना। फिर कह रहा हूं आपसे, लंब केंद्र में होता है ये निकटस्थ। अब मैं लास्ट आज की क्लास का एक क्वेश्चन करा देता हूं एक साथ। एक तो ये प्रश्न, ये है मामला, थोड़ा समझना, सबके आंसर देना है सबको। ये ऐसे ऐसे, ये कोण 50 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री, ये कोण 70 डिग्री, और ये केंद्र है मान लो, और एक ये है मान लो, समझना बेटाओ, ये 50 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये 70 डिग्री, और ये केंद्र है। और एक ये है 50 60 और 70, और ये भी ऐसे, और ये केंद्र। तुम कहोगे सर केंद्र तो आपने 4 प्रकार के बताए थे। अरे भाई पहला तो केंद्रक था, उससे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता। लंब केंद्र, परिकेंद्र और अंत केंद्र से बनते हैं, ठीक है। अब मैंने कहा बताओ इनको सारे बताओ, ये कौन बताओ, ये भी बताओ, ये भी बताओ, सारे बताओ जितने हो सके, ये भी बताओ, बताओ देखें। अब कई बच्चे फे मारे, अरे जब तक मैं नाम नहीं दूंगा तब तक बता कैसे दोगे तुम, नाम बताओ। मैंने ये नाम दिया थोड़ी देर के लिए, ये तो है परिकेंद्र, ये है लंब केंद्र, मैंने आंसर दे दिया नाम लंब केंद्र, और ये है अंत केंद्र। इन नाम के बगैर तो कुछ नहीं है मामला। अब करो परिकेंद्र, नियम याद करो। परिकेंद्र का मतलब 50 का डबल 100, 60 का डबल 120, 70 का डबल 140। और फिर परिकेंद्र के लिए निकटस्थ या दूरस्थ बताओ। दूरस्थ, दूरस्थ यानी 50 में निकट तो ये हो जाएगा, दूरस्थ ये हो जाएगा। ये कितना जोड़ू 50 में 40, इधर तो इधर भी 40। अब ये अब फिर इधर देखो 60 के लिए, 60 के लिए दूरस्थ 30, तो 60 के लिए इधर 30। 70 के लिए दूरस्थ, 70 में क्या जोड़े 20, ये लो 20 और ये भी 20। और वैसे अब चेक कर लो 30 20 50, 40 20 60, सारा सिस्टम बैठ गया। अब इस पे आ जाओ लंब। अमिताभ बच्चन को आधा पटक के नापा था अभी अभी 180 लंबू, लंबू 180, तो 50 में क्या जोड़ेगे 180 आया सर 130। 60 में क्या जोड़ेगे 180 आया सर 120। 70 में क्या जोड़ेगे 110। अब तुम देखो लो इसमें भी 360 बैठ रहा है, इधर भी 360 बैठेगा, लेकिन देखो कौन अलग अलग है। इधर तो 130 आ रहा है, यहाँ 100 आ रहा है। सब नाम का खेल है, इसलिए आंसर भी बदल जाते हैं। अब सुनो देखो 50 के लिए निकटस्थ या दूरस्थ बोलो। निकटस्थ 50 में 40 जोड़ेंगे, ये निकटस्थ 40, और इधर 50 में भी निकटस्थ 40। 70 के लिए निकटस्थ सर 20, 70 के लिए निकटस्थ 20। 60 के लिए निकटस्थ 30, और इधर 60 के लिए 30। और वैसे जोड़ भी लो 30 20 50, 40 30 70, ये पूरा सिस्टम बैठ गया। और इसी प्रकार ये देखो अंत केंद्र के लिए बताओ। अंत का मतलब कौन अर्धक, आधा, आधा का मतलब 50 में 25 इधर और 25 इधर, और ये क्या हो जाएगा बताओ 90 प्लस 25। 60 का मतलब 30 इधर 30 इधर, और ये हो जाएगा 90 प्लस 30। और ये 70 है तो 35 इधर और 35 इधर, और ये हो जाएगा क्या 90 प्लस 35। बाद में जोड़ लेना, 90 प्लस 25 मतलब 115, 90 प्लस 30 का मतलब 120, और 90 प्लस 35 का मतलब 125। इस प्रकार ये चीज सिखाई है मैंने अब तक मैंने ये चीज सिखाई है बोर्ड पे आपके सामने, लेकिन इतनी इसके पीछे कितनी मेहनत है वो आप जानते हैं या फिर मैं जानता हूं। अगली क्लास में प्रश्न स्टार्ट हो जाएंगे।
अभी तो क्या तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है कि सर प्रश्न कैसे आएंगे, उनका आंसर कैसे देना है। तो अगली क्लास में आपके सामने स्क्रीन पर प्रश्न रहेंगे और फिर परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न सारे, चिंता मत करो, उन प्रश्नों के साथ कैसे खेलेंगे आप अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।